चलिए देखिए, कल हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण का निगमन हम लोग पढ़े थे। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है इसके विषय में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है जो परीक्षा में कई साल पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक होगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि प्रत्यावर्ती धारा से आपको बेनिफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है और इससे आपको नुकसान क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा से हमें लाभ क्या है या नुकसान क्या है, तो उस पर हम आज थोड़ा सा पढ़ लें, फिर आते हैं प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान या औसत मान पर। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें। प्रत्यावर्ती धारा से लाभ क्या है। ठीक है, क्या क्या इससे हमें लाभ मिलता है। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का जो उत्पादन है वह प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रेषण है, भेजना इधर उधर, या प्रत्यावर्ती धारा को फैलाना, वितरित करना, ठीक है, ये दिष्ट धारा की तुलना में बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। दिष्ट धारा जो होती है, डीसी जो करंट होती है वो कॉस्टली होती है, एसी करंट सस्ती होती है। तो एक लाभ हमको प्रत्यावर्ती धारा से यह मिलता है कि आप इसको आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, दिष्ट धारा की तुलना में पहला लाभ। तो नोट करें, नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा को या प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कामा प्रेषण एवं वितरण ठीक है, दिष्ट धारा की तुलना में, बात नहीं, दिष्ट धारा की तुलना में क्या होता है, सस्ता होता है, सस्ता होता है। एक लाभ तो हमको ये मिलता है। ठीक है, समझिएगा। दूसरा हमें इससे क्या लाभ मिलता है, ध्यान दो। दूसरा लाभ यह है कि प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफायर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसे परिवर्तक बोलते हैं। तो हाँ, परिवर्तक के द्वारा हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। ठीक है, आपके घर में आप देखते होंगे वो होगा इन्वर्टर, क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना। तो उस इन्वर्टर के अंदर रेक्टिफायर लगा होता है जो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, उसे हिंदी में परिवर्तक कहते हैं। ठीक है जी, ये आप पढ़ेंगे रेक्टिफायर के विषय में जब आपको सेमी कंडक्टर हम पढ़ाएंगे, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, वाल्व, वहां पर आपको रेक्टिफायर हम पढ़ाएंगे, कैसे ये काम करेगा, कैसे एसी को डीसी में बदलेगा ये। ठीक है, यहां पर बस इतना ध्यान रखें कि एसी को रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में बदल करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक लाभ हमको ये भी है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे प्रत्यावर्ती
प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तक, ठीक है, परिवर्तक, इंग्लिश में रेक्टिफायर, ठीक है, के द्वारा दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। एक लाभ हमको यह भी मिलता है। तीसरा जो लाभ है, देखिए तीसरा लाभ क्या है। तीसरा लाभ यह है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर लगा करके बढ़ाया घटाया जा सकता है। मान लीजिए आपके घर में सप्लाई अधिक वोल्ट की आ रही है, हमें कोई ऐसा उपकरण चलाना है जिसको कम वोल्टेज चाहिए, तो ट्रांसफार्मर की सहायता से उसके वोल्टेज को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टेबलाइजर का काम यही होता है, वोल्टेज को हाई और लो करे। तो स्टेबलाइजर में लगा क्या होता है, ट्रांसफार्मर। तो स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर की सहायता से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता रहता है, ठीक है। तो एक बेनिफिट हमको एसी करंट से भी मिलती है कि हम इसके वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की सहायता से परिवर्तित कर सकते हैं। डीसी में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं होता, ध्यान रखना। डीसी जो करंट होती है, दिष्ट धारा, उसमें जो भी उपकरण आप इस्तेमाल करते हो उसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता है। लेकिन जो एसी वाले होते हैं उसमें ट्रांसफार्मर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए, ठीक है ना। तो तीसरा जो लाभ है वो यही है कि प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज का मतलब समझ रहे हो, विद्युत वाहक बल, क्योंकि विद्युत वाहक बल का यूनिट होता है वोल्टेज। तो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की सहायता से परिवर्तन या परिवर्तित कर सकते हैं। ये सब सुविधा डीसी में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सभी कारणों से हमें एसी करंट जो है लाभ देती है, ठीक है। अब बात आती है कि सर इससे हानि क्या है। और भी लाभ हैं, लेकिन सभी लाभ लिखने के लिए थोड़ी नहीं कहता, यही आपसे कहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा से लाभ बताइए, तो कम से कम 2 लाभ 3 लाभ आपको बताना होगा, ठीक है। अब हानि की बात क्या है, क्या क्या इससे नुकसान होती है हमें आपको। तो नुकसान देखिए, तो यहां पर हेडिंग लगा लें, प्रत्यावर्ती धारा से हानि। क्या हमें आपको हानि होती है, ठीक है जी। इससे नुकसान देखिए, नुकसान यह है कि प्रत्यावर्ती धारा आकर्षणात्मक प्रकृति की होती है, इसमें आकर्षित करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए यह दिष्ट धारा से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। दिष्ट धारा अगर किसी व्यक्ति को टच होती है, ठीक है, तो उसमें खतरे की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर एसी धारा आपसे कहीं से टच हो जाती है तो खतरे का चांस ज्यादा हो जाता है।
समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि उसको आकर्षण करने की क्षमता उसमें डीसी से ज्यादा होती है। तो इसलिए ये क्या है? नुकसान है, यानी हमारे लिए एक हानि है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हानि में नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा की प्रकृत आकर्षणात्मक होने से यह दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। ठीक है, तो एक हानि हमारा यह है। दूसरा हानि क्या है समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रयोग है हम विद्युत अपघटनी विधि में नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर विद्युत अपघटनी विधि होता क्या है? जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इसका विद्युत अपघटन करने पर, तो विद्युत अपघटन कब होता है? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। पढ़े ना? कोई भी केमिकल है, हम सेल में तमाम लिखते हैं कि इसका विद्युत अपघटन होता है, तो विद्युत अपघटन के लिए धारा आपको प्रवाहित करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर जो धारा आप इस्तेमाल करते हो वो धारा एसी का नहीं होता है, वो डीसी करंट होती है। एसी करंट का प्रयोग विद्युत अपघटन में नहीं किया जा सकता, समझिए। ठीक है, वहां पे डीसी का इस्तेमाल होता है। तो नोट करें, जो दूसरा हानि है वो है प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग, ठीक है, विद्युत अपघटन में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आप इसका इस्तेमाल विद्युत अपघटन में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा से हानि है। ठीक, आज एक चीज और ध्यान देना, ध्यान से सुनना। प्रत्यावर्ती धारा कल हम लोग पढ़े थे, प्रत्यावर्ती धारा का साइन वेव भी हमने देखा था, उसका तरंग ग्राफ। उस तरंग ग्राफ से आप बताते हैं कि धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा वो 1 सेकंड में कितनी बार ऑन ऑफ हो रही है। आपने जब ग्राफ नोटिस किया होगा तो देखिए ऐसे है, ऐसे ही बना था, सही है। इसमें अब देखो जब ये यहां से चल करके फिर यहां पर पहुंचता है तो एक चक्र पूरा हो जाता है, एक चक्र पूरा हो जाता है। जैसे आधा वृत्तीय जोड़ दोगे तो एक वृत्त बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं अर्ध चक्र। तो जब प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा कर रही है, ध्यान से सुनना, तो 2 बार करंट जीरो हो रहा था ना, ये 0.0 वाली है, तो एक चक्र में 2 बार ये जीरो होती है प्रत्यावर्ती धारा। हमें जो करंट मिलती है, हमारे इंडिया में जो करंट मिलती है एसी, उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ध्यान से सुनना, आपके घर में जो सप्लाई आती है एसी का, उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि वह 1 सेकंड में 50 चक्र पूरा करेगी। समझ में आ गई बात? मतलब 1 सेकंड में ये ऐसे ऐसे 50 राउंड लगाएगी। ध्यान से सुनना, 1 सेकंड में।
इसी 1 सेकंड में 50 राउंड लगाने को हम उसकी एवरेज 50 हर्ट्ज लिखते हैं। अगर यहां लिखते 100 हर्ट्ज, इसका मतलब वो 1 सेकंड में 100 चक्र लगाती है। हम लिखते 150, तो 1 सेकंड में 150 चक्र लगाती है। तो हमारे इंडिया में जो करंट आती है उसकी एवरेज कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, और उसका वोल्टेज कितना होता है? 250। ये भी ध्यान रखना, आपके वहां जो भी करंट आता है उसका वोल्टेज कितना होता है? 250, और एवरेज कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ये याद रखिएगा। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आता होगा, उसमें देखिएगा लिखा रहता है 50 हर्ट्ज 250 वोल्ट लिखा रहता है। तो हमारे इंडिया में जो भी करंट है उसकी एवरेज 50 हर्ट्ज और वोल्टेज 250। ठीक, हाँ, नहीं, मैक्सिमम 250 है, उसको कम बेसी करके आप इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन 250 है। ये देखो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया कि एक राउंड 1 सेकंड में 50 चक्र लगाना। एक चक्र लगाने में वो 2 बार ऑफ हो रही है, तो सोचिए 50 चक्र लगाएगी तो कितना? 100 बार, यानी 1 सेकंड में एसी करंट 100 बार ऑफ होती है। कितनी बार? 1 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड में 150 चक्र लगा रही है, और एक चक्र में इसका ग्राफ बता रहा है कि 2 बार वो शून्य हो जाएगी। तो 50 चक्र में 100 बार शून्य होगी, यानी 1 सेकंड में 100 बार ये बल्ब ऑफ हो रहा है और 100 बार जल रहा है, क्योंकि 2 बार देखो ये मैक्सिमम पॉइंट पर है। तो 100 बार ऑफ हो रहा है और 100 बार ऑन हो रहा है ये बल्ब, लेकिन हमें आपको इसकी फील नहीं हो रही है। हम आप इसको कंटिन्यू जलता हुआ देख रहे हैं। कारण क्या? कारण है, कारण यह है कि हमारे और आपके आंख की जो समंजन क्षमता, जब मानव नेत्र पढ़े होंगे तो उसमें एक पढ़े होंगे समंजन क्षमता, ठीक है। हमारे आपके आंख की जो समंजन क्षमता है वो 1 सेकंड में 16 बार देखने की है। अगर कोई चीज 1 सेकंड में 16 बार ऑन ऑफ होता तो हमको फील हो जाता, लेकिन ये कई बार हो रही है? अब सोचिए कितना गुना 16 का हो रहा है, बताइए? 6 गुना, 6 गुना से भी 4 ज्यादा। तो कहां से हम आप इसको देख पाएंगे? इसलिए हमें आपको ये कंटिन्यू जलता हुआ दिखाई देता है, ठीक। लेकिन जो उपकरण है, जो ये फैन है, ठीक है, ये सब फील कर लेते हैं इस चीज को। ये उपकरण इस चीज को महसूस कर लेते हैं कि लाइट हमारे आ रही है, जा रही है। इसीलिए इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है, कंडेंसर, जिसे हिंदी में संधारित्र आप कहते हो, इसीलिए लगाया जाता है। जितने भी एसी उपकरण हैं जो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, सब में कैपेसिटर लगा होता है। बिना इस कैपेसिटर का एसी उपकरण चलेगा ही नहीं। चलेगा, लेकिन जिस स्पीड में आप चलाओगे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको 1 सेकंड में 100 बार करंट मिलेगा, 100 बार। तो जब मिलेगा तो काम करेगा, जब नहीं मिलेगा तो फिर उसकी स्पीड नहीं बनेगी। जैसे साइकिल चला रहे हो, एक बार पैडल दबाया, एक बार नहीं दबाया, एक बार दबाया, एक बार नहीं दबाया, साइकिल की स्पीड बनेगी? अब कंटिन्यू दबाओगे तो वही चीज है। तो फैन में इसीलिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को मैनेज करने के लिए, ताकि जब ये 100 बार ऑफ हो रही है तो उस 100 बार लाइट कैपेसिटर देता, ठीक। और 100 बार जब ये ऑन होती है तो उस 100 बार में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो कैपेसिटर क्षण भर में चार्ज ही होता है, क्षण भर में डिस्चार्ज ही होता है, ठीक है। इसीलिए कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है, चाहे कोई भी उपकरण हो। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। नोट कर लिए सब, लिख लिए लाभान। चलिए अब आगे आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान क्या होता है?
नहीं, चलो देखिए, हेडिंग लगाइए। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ, क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ध्यान दो, यहां पर हम दो विद्युत परिपथ बना रहे हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपके सामने एक ही रास्ता है कि रटो। ये एक विद्युत परिपथ है, ठीक है, तिरछा बन गया, ठीक है। ये एक सर्किट है, इस सर्किट का प्रतिरोध है R, और ये एक बैटरी हमने लगाया V वोल्ट की, ठीक। यही सर्किट यहां पर भी देख लो, सर्किट एक ही है दोनों, लेकिन यहां पर हमने दो जगह इसको बनाया है, बस सर्किट सेम है, ठीक है जी, सेम दोनों हैं, ये R। अब ध्यान देना, ये जो डायग्राम बना है ना, ये इसको ध्यान देना, कहीं भी अगर विद्युत परिपथ में इस तरह से दर्शाया गया है, ऐसे करके इस तरह से, तो ये समझ लेना ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, क्योंकि अभी आपने प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ देखा है ना, ऐसे, तो वही ग्राफ है ये बता रही है कि यह स्रोत एसी स्रोत है, ठीक है। अब देखो, इसमें समझो क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान। कोई नियत धारा, कोई विनियत धारा अगर किसी परिपथ में एक निश्चित समय से प्रवाहित, एक निश्चित समय में प्रवाहित होकर जितनी आवेश की मात्रा उत्पन्न करती है या जितनी आवेश को प्रवाहित करती है एक निश्चित समय में, जैसे मान लो इसमें एक धारा बह रही है, इस परिपथ में एक धारा बह रही है I, और यह धारा एक निश्चित समय में इसमें जितना आवेश प्रवाहित कर रही है, अगर उतना ही आवेश प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ में अपने आधे चक्र के दौरान प्रवाहित कर रही है, तो इस निश्चित धारा को प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहेंगे? माध्य मान या औसत मान। समझे बात को? ध्यान से सुनना, किसी परिपथ में कोई नियत धारा एक निश्चित समय में जितना आवेश प्रवाहित करती है, अगर उतना ही आवेश उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा अपने आधे चक्र के दौरान प्रवाहित करती है, तो उस नियत धारा को प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान कहते हैं। समझे? तो ये एक परिपथ है जिसमें यह नियत धारा प्रवाहित हो रही है, और यह नियत धारा एक निश्चित समय तक प्रवाहित होकर के अगर इसमें Q कूलाम का आवेश प्रवाहित कर रही है एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक,
वही परिपथ ये भी है। तो उसी परिपथ में अगर हम प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करें और यह प्रत्यावर्ती धारा केवल अपने आधे चक्र के दौरान इतना आवेश प्रवाहित कर दी, ये भी लेकिन अपने आधे ही राउंड में इसके बराबर आवेश प्रवाहित कर रही है, तो इस नियत धारा को, इस प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहेंगे? औसत मान या माध्य। समझ में आ गई बात? क्या होता है ये भी नहीं आया। तो ये हो गई इस धारा की क्या? औसत मान या माध्य। और औसत को क्या लिखते हैं? ए भी लिखते हैं ना। तो ये हो गई इस प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान। क्लियर है ना सभी को? कोई ऐसा नहीं ना अभी नहीं जिसको समझ में आया। ये ध्यान से सुनना। कोई नियत धारा किसी परिपथ में एक निश्चित समय में, समय भी निश्चित हो, उस निश्चित समय में, ठीक है, आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित कर रही है, अगर प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ में अपने आधे चक्र में उतना ही आवेश प्रवाहित कर दे, तो उस नियत धारा को प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहेंगे? औसत मान या माध्य मान। क्लियर हो गया? तो ये चीज हम यहां पर लिखते हैं। देखिए, लिखेंगे यदि कोई नियत धारा, यदि कोई नियत धारा किसी परिपथ में, किसी परिपथ में एक निश्चित, ठीक है, समय में जितना आवेश, यदि कोई नियत धारा किसी परिपथ में एक निश्चित समय में जितना आवेश क्या कर रही है? प्रवाहित कर रही है, ठीक है, यदि उतना ही आवेश, यदि उतना ही क्या आवेश, कौन? हाँ, आवेश प्रत्यावर्ती धारा किस परिपथ में? उसी परिपथ में, परिपथ भी नहीं बदलना है, प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ में, उसी परिपथ में कितने समय में? अपने आधे चक्र, अपने आधे चक्र में क्या करती है? प्रवाहित करती है, करती है। तो उस नियत धारा को, तो उस नियत धारा को, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहेंगे? उस नियत धारा को प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, औसत मान या माध्य मान, ठीक है, किससे प्रदर्शित करेंगे? आइए भी, ठीक है, कहते हैं। अब देख लो, जो हमने बताया वही हमने लिखा है। कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बोल दो, ठीक है सबको। अब देखो,
हमने कहा कि मान लो इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है और ये प्रत्यावर्ती धारा dt समय में, कितने समय में, dt समय में इसमें प्रवाहित हो रही है। तो जब dt समय तक इसमें प्रवाहित होगी तो आवेश कितना प्रवाहित करेगी, dq। अगर कम समय तक प्रवाहित होगी तो आवेश की मात्रा कितना प्रवाहित करेगी, कम में करेगी ना। तो लिखेंगे यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में dt समय तक प्रवाहित होती है तो ठीक है, प्रवाहित आवेश कितना होगा, तो प्रवाहित आवेश अगर dt समय तक ये आवेश, ये धारा बह रही है इसमें, तो आवेश कितना प्रवाहित करेगी, dq बराबर क्या होगा भाई, देखो I बराबर dq बाई dt का इधर गुणा कर दोगे तो dq बराबर I इंटू होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये धारा dt समय तक बह रही है तो आवेश कितना प्रवाहित करेगी, dq, और dq का मान होगा I dt। सही है ना जी। अब ध्यान देना, फिर समझो इसको, चूंकि I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, होता है ना, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। ये मान यहां पे रख दो तो dq बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी dt, इतना हो गया। लेकिन हमने क्या कहा, इसमें पढ़ो, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ में अपने आधे चक्र में, तो जब प्रत्यावर्ती धारा, आपने डायग्राम देखा होगा, जब इस तरह से चलेगी तो यही इसका आधा चक्र है, और यहां से यहां तक का समय कितना होता है, t बाई, यही होता है ना। तो आधे चक्र में यानी t/2 समय में, समझे, तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र में का मतलब क्या हो गया, 0 से कितना, t बाई, यही आधा चक्र होगा समय में, ठीक है। प्रवाहित आवेश, आधे चक्र में प्रवाहित आवेश, प्रत्यावर्ती धारा अपने आधे चक्र में कितना आवेश प्रवाहित करेगी, तो दोनों तरफ समाकलन कर दें भाई। ये तो छोटे से समय में प्रवाहित आवेश है, लेकिन अब समय हमारा फिक्स हो गया, कहां से, 0 से t बाई, वही आधा चक्र का समय है। तो दोनों तरफ समाकलन करोगे तो इधर का समाकलन हो जाएगा q, और इधर I नॉट बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से t/2, ये t/2 है, और ये हो गया साइन ओमेगा टी dt, हो गया जी। अब इसका करोगे समाकलन, देखना ध्यान से, बायोलॉजी वाले समझ लेना बाबू, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। इसका जब समाकलन हम करते हैं ना, तो साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस कास ओमेगा, यानी ओमेगा टी रहेगा, बस साइन कास में बदल जाएगा और आगे हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया कास ओमेगा टी बटे में ओमेगा हो जाएगा। अगर इस ओमेगा की जगह x होता तो बटे में x हो जाता, यहां y होता तो बटे में y हो जाता, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा, और ये हो गया लोअर लिमिट, और ये हो गया अपर लिमिट t/2।
समझ में आई बात? हिंदी में निम्न सीमा उच्च सीमा हम कहते हैं। ठीक, अब देखो, चलो देखो यहां पर हो गया जी। ए बाबू यार, माइनस को ब्रैकेट से बाहर कर दो। माइनस ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो देखो Q बराबर हो गया माइनस आई नॉट, और ओमेगा को भी बाहर कर दो तो बटा हो गया ओमेगा। अब ब्रैकेट में बचा गया है, ब्रैकेट में बचा है सिर्फ cos ओमेगा, और ये है लोअर लिमिट 0 और ये है t/2। सही है। अब क्या करना देखो ध्यान से, ओमेगा की वैल्यू आपको पता होगा क्या होती है, कल ही हमने लिखवाया था, इसे कोणीय आवृत्ति कहते हैं और इसका मान होता है 2π/t या 2πf होता है ना। तो यहां पर हम ओमेगा की वैल्यू 2π/t यूज करेंगे ये, और ये वैल्यू यहां पर ओमेगा की जगह रख देंगे। तो Q बराबर क्या मिला जी, माइनस आई नॉट बाई में ओमेगा, और यहां देखो ध्यान से cos और ओमेगा की जगह हो गया 2π/t, और ये हो गया 0 से t/2 हो गया। अब जो स्मॉल t है उसी के जगह आपको ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है, स्मॉल t के जगह, कैपिटल T के नहीं। तो देखो ध्यान से, Q बराबर माइनस आई नॉट बाई ओमेगा cos 2π/t ये हो गया, और इस t के जगह अपर लिमिट तो t/ फिर माइनस cos 2π/ और स्मॉल t की जगह। समझ में आ गई बात? ध्यान देना, इस 2 से ये 2, t से t है नो आई दिख रहा, रुक जाओ, ये t कट जाएगा, अब बचा केवल cos पाई बचा ना। तो देखो Q बराबर माइनस आई नॉट बाई ब्रैकेट में cos पाई माइनस, अरे 0 हो जाएगा cos 0 हो गया जी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और आप सभी को पता है कि cos पाई यानी पाई का मान 180, cos 180 का मान -1 और cos 0 का मान 1, ये दोनों मान आपको पता होना चाहिए। यहां पे रख दोगे तो Q इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा cos, इसके जगह -1 तो -1, और माइनस यहां भी -1 -1 माइनस, और -2 का यहां गुणा करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो Q बराबर क्या आएगा, 2 आई नॉट बाई ओमेगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा अपने आधे चक्र के दौरान इस परिपथ में इतना आवेश प्रवाहित करेगी। ठीक, अगर इतना ही आवेश नियत धारा इसमें t/2 समय में प्रवाहित करे तो यह नियत धारा इसकी क्या हो जाएगी, औसत मान या हो जाएगी ना। तो देखो अब देखो, नियत धारा, और इस नियत धारा को हमने क्या माना है, यही ना। तो नियत धारा द्वारा समय उतना ही यूज करेंगे, t/ समय में प्रवाहित आवेश, और आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, यही होता है ना। तो ये नियत धारा द्वारा t/2 समय में प्रवाहित आवेश हो गया, और ये प्रत्यावर्ती धारा द्वारा
आधे चक्र यानी T/2 समय में प्रवाहित। तो ये समीकरण 1 और ये बना समीकरण, बन गया समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण को देखिए, दोनों का वन साइड इक्वल यानी लेफ्ट साइड, तो राइट साइड यानी आई एवरेज टी बाई बराबर, इधर देखो, ठीक है जी, ये ध्यान देना क्या आएगा 2I0 अपॉन ओमेगा। हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज, आई एवरेज निकालना है ना, वही ना हेडिंग आपका। तो ये बराबर निकालोगे तो इसका इधर क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे, भेजोगे ना। तो आई एवरेज, अच्छा एक चीज और देखो थोड़ा सा, इसका मान टी का मान अगर रखें तो कितना होगा, टी की वैल्यू बताओगे, नहीं पता, देखो, हाँ देखो इधर ओमेगा बराबर क्या होता है जी 2 पाई, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, नहीं होगा, देखो टी को यहां भेज दो, ओमेगा को यहां भेज दो, हो जाएगा ना। तो टी का मान यहां रख ही लो, लिखोगे चूंकि टी बराबर होता है 2 पाई, तो ये मान पहले यहां रख ही लो। तो आई एवरेज और टी के जगह रखो 2 पाई बाई में 2 और इधर 2I0 बाई, सही है ना। देखना ध्यान से, इस 2 से ये 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, नीचे मतलब बटे के नीचे, नहीं ग्राउंड पे मत समझना, हाँ। तो क्या हो जाएगा पाई बाई ओमेगा और इधर ये होगा, दोनों तरफ से कट गया। अब बचा इधर पाई के वर्ग, पाई को उधर भेज दो, जब पाई को उधर भेजोगे तो हटा देने दो यहां से, पाई को उधर भेजोगे तो आई एवरेज बराबर कितना आएगा 2I0 बाई पाई, ये आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, एक तो सूत्र हमें ये भी मिल गया आई एवरेज का, ठीक। पाई के मान से अगर 2 में डिवाइड करोगे तो आई एवरेज बराबर आएगा 0.637 इंटू आई, एक तो ये आएगा, ठीक। इसी को अगर प्रतिशत में बदलोगे तो प्रतिशत के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा और भाग, तो ये हो जाएगा कितना आई एवरेज बराबर 63.7, ठीक है, परसेंट आई नॉट, परसेंट में इतना हो जाएगा। मतलब समझो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो उस धारा के शिखर मान का इतना परसेंट होता है, समझना के बाद। प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ में बहती है उसका औसत मान या माध्य मान उसके शिखर मान का इतना परसेंट होता है। या यहां से अगर देखोगे तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान शिखर मान का इतना गुना होता है, ये गुना में है, ये परसेंटेज में है, ठीक। इसी तरह से अगर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की भी बात करें तो देखिए इसी प्रकार प्रेरित विद्युत, ठीक है, वाहक बल, इसी प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल का माध्य या औसत, ठीक है, इसी तरह इसका भी माध्य मान निकालोगे हो जाएगा ई एवरेज बराबर 0.637 E0,
या इसी को ई एवरेज बराबर 63.7%, ठीक है, ई नॉट, इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये भी हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, प्रत्यावर्ती धारा का जब हम माध्य मान या औसत मान निकालते हैं तो क्यों आधे चक्र का ही निकालते हैं, पूरे चक्र का क्यों नहीं? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान या माध्य मान होता है वो पूरे चक्र के लिए शून्य हो जाएगा। कैसे शून्य हो जाएगा? ध्यान देना, प्रत्यावर्ती, देखो इधर, यहां पे समझो, एक मिनट घबराओ नहीं, ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है। एक बार ये धनात्मक दिशा में अर्धचक्र है और एक बार ऋणात्मक। तो धनात्मक दिशा में जो इसका अर्धचक्र है उसका औसत मान चाहिए ले लो, चाहिए ले लो। इसी तरह से अगर ऋणात्मक दिशा में जाओगे तो ये मान निगेटिव हो जाएंगे। अब दोनों जोड़ोगे तो समझ में आ गई बात? तो यानी आधे चक्र धनात्मक के दिशा में पॉजिटिव जितना रहेगा उतना ही ऋणात्मक दिशा में निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए पूरा मान क्या हो जाता है? 0। यही रीजन है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान हमेशा अर्ध चक्र का निकाला जाता है, चाहे वो पॉजिटिव दिशा में निकालो चाहे वो, लेकिन दोनों दिशा में जब निकालोगे तो कुल मान क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है ना? कोई डाउट? नोट कर डालिए।